नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, ग्रेड थर्ड के लिए लेवल 2 में साइंस में टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से भी, और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी देखिए काफी एग्जाम में रहेगी। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से हमें ये टॉपिक जो वो पूरा करना चाहिए। और मैंने ये कोशिश की है इस टॉपिक में कि आपको अच्छे अच्छे जो सभी प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, वो मैंने देने की कोशिश की है। इनमें से कुछ प्रश्न आए भी हुए हैं, हालांकि लैंग्वेज चेंज मिले, क्योंकि सारे प्रश्न मैंने खुद ये बनाए हैं साथियों, कहीं से लिए नहीं हैं। तो और एनसीईआरटी बुक्स पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि प्री ग्रेड थर्ड का जो आपका एग्जाम है ना, इसके लिए मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 15 तारीख को अपना पहला पेपर भी रहेगा, और 15 तारीख तक इसमें ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आप ये कोर्स ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बच्चों को लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो जो ये बोल रहा है उसको लेने की कहाँ जरूरत है ना। लूटने की जरूरत नहीं है आपको। आप 500 रुपये दे करके टेस्ट सीरीज ले लो, वहाँ वो लूटे हुए आप नहीं समझोगे। 118 में आप समझ रहे हो तो आपकी इच्छा है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, आपकी मर्जी है। लेना चाहो तो ठीक, नहीं लेना चाहो तो ठीक। दूसरी बात, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनको भी ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और लेनी अलग से ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं उस आपके कोर्स में ऐड कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। जब मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ था उनको मैंने फ्री में दी, और उसी समय मैंने बताया था कि प्री ग्रेड थर्ड के जो एग्जाम होंगे वो आपको फ्री में साथियों नहीं मिलेंगे, है ना। और बिल्कुल फ्री में किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, कोई अवेलेबल भी नहीं करवाता फ्री में बिल्कुल भी। कम रेट में मैं कर सकता था आपके लिए, वो मैंने किया है। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा है। पेपर जो लिया जाएगा वो एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। मेहनत मैं करता हूँ, पूरे दिन स्कूल रहता हूँ, उसके बाद में रोजाना रात के 12 से 1 बजते हैं, रोजाना रोजाना, है ना। और 2 दिन में एक बार आपके लिए वीडियो आता है, लेकिन फिर भी रोजाना काम करना पड़ता है 12 बजे तक, क्योंकि प्रश्न जब निकालते हैं तब उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। बहुत मेहनत लगती है साथियों, ऐसे प्रश्न बनते भी नहीं, आपको पता है। ऊपर से प्री ग्रेड थर्ड के एग्जाम के आपके पेपर बना रहा हूँ साथ साथ, तो उसमें भी मेहनत लगती है। अच्छे प्रश्न देने में टाइम तो लगता है। ठीक है, और इसीलिए मेहनत के हिसाब से 118 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। 15 तारीख के बाद 180 के आसपास वो प्राइस हो जाएगी, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आपकी इच्छा है, कोई समस्या नहीं है ना। किसी को लगता है कि हम लूट गए, तो भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो ये तक बोला है स्टार्टिंग में, जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था। कोई भी व्यक्ति कोर्स लॉन्च करता है वो ये नहीं कहता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरा कोर्स मत लो। लेकिन मैंने बोला है एनसीईआरटी पढ़ लो, मेरा कोर्स कभी मत लेना जिंदगी में। एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन खुद आप वो तो करते नहीं हो। फालतू की बातें कुछ दो चार हैं, काफी सारे बच्चे समझदार हैं वैसे तो, लेकिन दो चार कुछ होते ही हैं, उनका कोई इलाज भी नहीं है, वो इसी चक्कर में रहते हैं बस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, रुधिर कोशिका या तंत्रिका कोशिका? सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सरल आंसर है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसका बड़ा सीधा सा उत्तर जो वो रहेगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका अपने शरीर की, मानव शरीर की। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका इसका उत्तर रहेगा। दूसरी बात आप ये भी जानते हो, तंत्रिका सॉरी कोशिका वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो तंत्रिका कोशिका है उसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है, यानी कि इसमें विभाजन नहीं होता। जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता इसमें। जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता, नहीं होता है। ठीक है साथियों, अगर अगला एनसीईआरटी से पेपर बनाएगा ना, तो डेफिनेटली हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे आएगा। इससे बाहर बना देगा तो फिर देखिए कोई कुछ बता ही नहीं सकता। सब लोगों ने इस बार एनसीईआरटी पढ़ाई है, बुक्स को एक प्रकार से कंसंट्रेट लगभग लोगों ने किया है इस बार, है ना। एक्स्ट्रा चीजें जो पढ़ाने वाले हैं वो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी भी उन्होंने करवाई है। ठीक है, हमने सिर्फ एनसीईआरटी करवाई है। ये डिफरेंस है हमारे और उनके कोर्स में।
चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अपना, निम्न में से सत्य कथन है तंत्रिका कोशिका में तारक केंद्र नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही बात है, तारक केंद्र इसमें नहीं होता। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु होती है तथा सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु होती है। देखिए अंडाणु जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका, और शुक्राणु क्या है, सबसे छोटी कोशिका। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये दूसरा जो कथन है वो गलत है, यानी उपयुक्त दोनों भी नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं भी होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो वो यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले मनुष्य में तो सबसे बड़ी कोशिका जो वो अंडाणु है, सबसे छोटी शुक्राणु है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। माइलिन आवरण का श्रावण कहाँ से होता है? न्यूरोलेमा से, एक न्यूरोलेमा से, न्यूरोग्लिया से, श्वान कोशिकाओं से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वान कोशिकाओं के द्वारा माइलिन आच्छादक या माइलिन आवरण का जो वो स्राव होता है, उनके द्वारा ये बनता है। कैसे बनता है देखिए, थोड़ा सा डिटेल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे नोट्स में से सीधे का सीधा। तंत्रिकाक्ष दो प्रकार का होता है, आच्छादी और अनाच्छादी, या फिर अनाच्छादी भी बोल सकते हैं, आच्छादहीन, यानी कि आवरण इसके ऊपर नहीं होता। आच्छादी तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके रहते हैं, जो तंत्रिकाक्ष के चारों, तंत्रिकाक्ष इंग्लिश में इसको एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन। एक तो होता है साइटोन कोशिका काय तंत्रिका कोशिका में, एक डेड्रोन जो ध्रुव के रूप में उससे निकले होते हैं, और एक लंबा सिरा होता है, वो होता है एक्सोन। ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। तो जो एक्सोन है उसके चारों ओर माइलिन आवरण बना होता है, किसमें? आच्छादी तंत्रिका कोशिका में। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, रेनवियर के नोड वाला साथियों आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रख लेना, जरूर से जरूर, ये पूछा जा सकता है प्रश्न, निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेरु और कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, ये वाली जो आच्छादी तंत्रिका तंतु है। इसके अलावा आच्छादहीन, आच्छादहीन यानी कि जिनके ऊपर माइलिन एक प्रकार से आच्छा यानी कि आच्छादित नहीं होती, जो आच्छादकहीन तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, लेकिन वे एक्सोन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते। यानी माइलिन आवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? श्वान कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है। अब जो श्वान कोशिकाएं होती हैं वो आच्छादी और आच्छादहीन दोनों ही तंत्रिका कोशिकाओं पर आपका जो श्वान कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन आच्छादहीन पर ये क्या नहीं बनाती? माइलिन आवरण नहीं बनाती, इसीलिए इसे आच्छादहीन कहते हैं। ये सामान्यतः स्वाय तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। तंत्रिका आवेगों का संचरण एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हो। चलिए, एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका में नहीं पाया जाता है। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, साइटोन, एक्सोन, डेड्रोन या इनमें से कोई नहीं। देखिए साइटोन जो होता है उसको बोलते हैं कोशिका काय, कोशिका काय को ही साइटोन बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो, है ना। और ये साइटोन है, ये क्या है? साइटोन, इसमें इनिशियल कण, ये साइटोन आपका कोशिका काय। उसके बाद में एक्सोन, इससे एक इस प्रकार से एक निकला रहता है, ठीक है, माइलिन आच्छादक गिरा रहता है इस प्रकार से। ये होता है आपका एक्सोन, एक्सोन बोलते हैं इसको। बीच में जो खाली जगह है इसको रेनवियर के नोड बोलते हैं, अभी पढ़ा था। डेड्रोन यहाँ से निकले होते हैं, ये ऐसे, ये डेड्रोन है, ये डेड्रोन है, कोशिका काय से टावर के रूप में, एंटीना के रूप में निकले होते हैं, ये डेड्रोन, ये वाले डेड्रोन। ठीक है, और जो एक ध्रुवीय कोशिका होती है उसमें ये डेड्रोन ही नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डेड्रोन जो है वो एक ध्रुवीय कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। डेड्रोन एक ध्रुवीय कोशिकाओं में साथियों
नहीं पाए जाते हैं आपके, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। एक ध्रुवीय कोशिका में केवल साइटोन और एक्सोन ही होता है, यानी कि डेड्रोन यहाँ नहीं पाए जाते, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो तंत्रिका कोशिका के टाइप पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था। इसके अलावा एक और चीज है कि भ्रूण अवस्था में एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका ही मिलती है। भ्रूण अवस्था में इसी प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती। भ्रूण अवस्था में इसी प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। चलिए, कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 1 2 3 4, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लीजिए। कार्य के आधार पर 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं। पहली है संवेदी या अभिवाही तंत्रिका, है ना। इसके क्या कार्य हैं देखिए। सेंसरी न्यूरॉन, ये उद्दीपकों को उत्तक व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक ले जाती है। एक होती है प्रेरक या अपवाही या चालक तंत्रिका, जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। इसका क्या काम है? ये उद्दीपनों को मस्तिष्क से संबंधित अंगों तक ले जाती है। तीसरी है मिश्रित तंत्रिका, मिक्स्ड नर्वस। ये क्या करती है? न्यूरॉन्स, यह उद्दीपकों को मस्तिष्क तक लाने तथा ले जाने का कार्य करती है। यह मेरुरज्जु में पाई जाती है, ठीक है। और मस्तिष्क में यह तीनों प्रकार की तंत्रिकाएं ही जो वो पाई जाती हैं, ठीक है। मिश्रित तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? मेरुरज्जु में स्पेसिफिक रूप से पाई जाती है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मस्तिष्क में तीनों टाइप की तंत्रिकाएं आपके रहेंगी। चलिए, ये प्रश्न अपना सी एस एफ यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा लगभग होती है 140 ml, 160 ml, 150 ml या 170 ml। तो देखिए साथियों, परमस्तिष्क मेरुदर्भ के नाम से इसे जानते हैं, परमस्तिष्क मेरुदर्भ। और इसकी जो मात्रा होती है वो 150 ml होती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसका जो पीएच होता है सी एस एफ का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। मस्तिष्क को बाह्य आघातों से ये रक्षा करता है, ठीक है। सीएसएफ की मात्रा लगभग कितनी होती है? सामान्य व्यक्ति में 150 ml होती है। इसकी अधिकता से मस्तिष्क आवरण शोथ रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। मस्तिष्क आवरण शोथ भी उसको बोलते हैं। वह रोग इसकी कमी से अधिकता से हो जाता है। तो वो भी आप लोग नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, अगर मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की बात करें तो सीधा सा ही पता है सबको, पर मस्तिष्क इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मस्तिष्क का भाग है। ये दोनों के दोनों अगर मस्तिष्क के भाग है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग होता है अगर मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, और दूसरा सबसे बड़ा भाग पश्च मस्तिष्क में होता है, एक अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, है ना। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क में, ठीक है। ये हो जाएगा। चाहो तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 1 मिनट, प्रश्न नंबर 8, है ना। निम्न में से किसमें घ्राण पाली यानी ओल फैक्ट्री नोब पाई जाती है? तो ओल फैक्ट्री यानी घ्राण पाली यानी कि सुनने और सूंघने की क्षमता से संबंधित घ्राण पाली की बात करें तो वो है सूंघने की क्षमता। घ्राण पाली कुत्तों में बहुत ज्यादा क्या होती है? विकसित होती है। तो ये पाई जाती है आपकी परमस्तिष्क में ही पाई जाती है साथियों, ठीक है। ओल फैक्ट्री नर्व घ्राण पाली जो है वो परमस्तिष्क में ही पाई जाती है। और परमस्तिष्क जो है वो सुनने और सूंघने का केंद्र माना जाता है, सुनने और सूंघने का केंद्र माना जाता है।
तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो। बाकी सूंघने का तो इसे घ्राणपाली से संबंधित है, तो सुनने का केंद्र भी इसे मानते हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। सुनने व सूंघने, सुनने व सूंघने का केंद्र। ठीक है, चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसका आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? देखिए कितना आसान प्रश्न, सबको पता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के स्राव पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इसीलिए, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला जो अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, प्रेरित व्यवहार जैसे भूख प्यास आदि पर नियंत्रण कौन करता है? प्रेरित जो व्यवहार होता है ना, प्रेरित व्यवहार जैसे भूख प्यास आदि पर नियंत्रण कौन करता है? इसमें ऑप्शन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, परमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेटा। तो देखिए प्रेरित व्यवहार, इसके ऊपर नियंत्रण करेगा प्रेरित व्यवहार पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो प्रेरित व्यवहार जैसे भूख प्यास वगैरह है, या सेक्स की इच्छा, या काम भावना जिसको बोलते हैं, काम भावना, सेक्स की इच्छा हो, है ना, भूख हो प्यास हो, ये प्रेरित व्यवहार है। इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? ब्लड प्रेशर आपका, ब्लड प्रेशर, इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, चलिए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के लिए सही है। यह मध्य मस्तिष्क का भाग है, ये 4 पिंडों से में बटा होता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि और निचले 2 पिंड सुनने के लिए होते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह मध्य मस्तिष्क का भाग है। बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक है, 4 पिंडों में होता है। ऊपर के 2 पिंड किससे संबंधित होते हैं? देखने यानी दृष्टि से संबंधित होते हैं। नीचे के 2 पिंड किससे संबंधित होते हैं? सुनने से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो सारे ही कथन ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो वो है, परमस्तिष्क वलकुट को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के अन्य भागों के साथ कौन जोड़ता है? ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्रूरा सेरेब्री, मेडुला ओब्लोगेटा, या नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ आंसर क्या देखिए, परमस्तिष्क वलकुट यानी सेरिब्रम कोर्टेक्स को मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के अन्य भागों से कौन जोड़ता है? तो वो जोड़ता है क्रूरा सेरिब्री। ठीक है, क्रूरा सेरिब्री के द्वारा जोड़ा जाता है। और क्रूरा सेरिब्री जो होता है वो माइलिन आच्छादित तंतुओं का बंडल होता है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, माइलिन आच्छादित तंतुओं का बंडल, तंतुओं का बंडल होता है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो साथियों। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलते बोलते तथा लिखते समय शरीर को संतुलित बनाने का कार्य कौन करता है? शरीर को संतुलित बनाने का कार्य, है ना, तो ये मेडुला ओब्लोगेटा, क्रूरा सेरिब्री अच्छा 2 बार मेडुला ओब्लोगेटा ही आ गया क्या? या उत्तर चाहिए आ जाए 2 बार, लेकिन अनुमस्तिष्क जो इसका सही उत्तर होगा। जो शारीरिक समन्वय है, शारीरिक समन्वय को बनाए रखने का जो कार्य करता है वो अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, अब इसमें जैसे अल्कोहल का कोई प्रयोग कर लेता है तो अनुमस्तिष्क ही उससे प्रभावित होता है, फिर वो शरीर पर संतुलन बनाने का कार्य नहीं करता है, यानी कि अल्कोहल के प्रयोग से अनुमस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो दिमागी एक प्रकार से तालमेल बिगड़ जाता है। तो अनुमस्तिष्क का तालमेल बिगड़ते ही चलता है, तो वो भी लहराते हुए चलता है एकदम से, बोलता भी ऐसे ही है, ऊट पटांग कुछ भी है ना, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, कंट्रोल नहीं रहता है।
तो ये अनुमस्तिष्क की वजह से होता है। शरीर यानी शारीरिक समन्वय का जो कार्य है वो अनुमस्तिष्क का है, शारीरिक समन्वय का कार्य। ठीक है, ऑप्शन आप लिख सकते हो इसमें, शारीरिक समन्वय का कार्य किसका है, आपके शारीरिक समन्वय का कार्य अनुमस्तिष्क का रहेगा। ठीक है साथियों, शारीरिक समन्वय का कार्य अनुमस्तिष्क का रहेगा। यही आपका इसमें सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 14 है, शरीर की अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय धड़कन, छींकना, खांसना आदि पर नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोगेटा या हाइपोथैलेमस? ये आप सबके ऑप्शन हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोगेटा या हाइपोथैलेमस। शरीर की अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय की धड़कन है ना, और आपका छींकना है, खांसना है, इसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? तो देखिए, इसके ऊपर नियंत्रण जो करता है वो करता है आपका मेडुला ओब्लोगेटा। कौन करता है? मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा नियंत्रण साथियों इसमें किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर जो वो साथियों रहेगा। इसके अलावा जब हमें घबराहट होती है तो श्वसन क्रिया तेज हो जाती है, उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है? पोन्स वेरोलाई। घबराहट के समय श्वसन पर नियंत्रण, घबराहट के समय श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है? पोन्स वेरोलाई करता है। ये इसका सही आंसर जो वो रहेगा। ठीक है, मेडुला ओब्लोगेटा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कुल कशेरुकाएं कितनी होती हैं? तो मनुष्य में 30, 31, 12 या 33? तो मनुष्य में 33 कशेरुकाएं होती हैं। याद रखिएगा, कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मेरु रज्जु से निकली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं साथियों होती हैं। 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं तथा 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। मेरु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 31 जोड़ी और 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं, कपालीय तंत्रिकाएं ये होती हैं 12 जोड़ी। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारा, मेरुरज्जु का कार्य है त्वचा व पेशियों से संवेदी आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाना। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण का केंद्र यही है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती हैं? वो क्रियाएं जो किसी उद्दीपक के कारण होती हैं, जैसे हमें कांटा लगा और हमारा पैर जो है तुरंत ऊपर उठ जाता है, किसी ने हमारे चुटकी काटी है ना, तब हमारा ध्यान तुरंत उसके ऊपर चला जाता है। या जब हम किसी गर्म चीज को छू लेते हैं एकदम से तो तुरंत हमारा हाथ पीछे होता है ना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। इनके ऊपर नियंत्रण का केंद्र भी कौन है? मेरुरज्जु है। मेडुला ओब्लोगेटा के माध्यम से सभी अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है ना। मेडुला ओब्लोगेटा के माध्यम से, ये अधिकारियों शब्द नहीं आएगा, मेडुला ओब्लोगेटा के माध्यम से सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, सभी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ये टाइपिंग गलत हुई है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण मेडुला ओब्लोगेटा ही करता है। हमने अभी देखा छींकना, खांसना वगैरह, है ना, हृदय धड़कन वगैरह। तो मेडुला ओब्लोगेटा किसके माध्यम से करता है? मेरुरज्जु के माध्यम से। मान लीजिए ये मेडुला ओब्लोगेटा है, तो मेरुरज्जु कुछ इस प्रकार से है ना, कुछ इस प्रकार से ये होता है मेरुरज्जु, और इसके बाहर इस प्रकार से तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, और ये बीच वाला ये क्या है? मेरुरज्जु, मेरुदंड, मेरुरज्जु या मेरुदंड। ठीक है, ये होता है, और ये आपका मेडुला ओब्लोगेटा होता है। ठीक है, तो सारे कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों
हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। निम्न में से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है। श्वसन दर कम करना, भूख बढ़ा देना, घबराहट कम कर देना या जठर रस का स्राव कम कर देना। देखिए, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र जो होता है साथियों, वो हमेशा पॉजिटिव कार्य के लिए, याद करने की ट्रिक है, वो हमेशा पॉजिटिव कार्य करता है और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र नेगेटिव कार्य करता है। तो कौन सा कार्य इसका नहीं है? तो देखिए, श्वसन दर कम कर देना। जब हम घबरा जाते हैं तो श्वसन दर बढ़ जाती है, उसको कंट्रोल में अगर ले आए तो अच्छा काम है, तो ये पॉजिटिव वर्क है, यानी कि ये परानुकंपिक है। भूख बढ़ाना अच्छी बात है, भूख लगेगी तो अच्छी बात है, एनर्जी मिलेगी, भूख फिर अपन खाएंगे तो खाना खाएंगे। और भूख नहीं लगना एक समस्या, भूख बढ़ना कोई समस्या नहीं है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना है तो पॉजिटिव है ये भी। घबराहट कम कर देना ये भी अच्छी बात है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसका कार्य परानुकंपी का ही रहेगा। अनुकंपी का कार्य जठर रस का स्राव कम कर देना। जो पाचक रस है हमारा आमाशय के द्वारा जो स्रावित होता है उसको बोलते हैं जठर रस। आमाशय के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसको जठर रस बोलते हैं। अगर उसके स्राव को कम कर देगा, कहने का मतलब है हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, नेगेटिव हो गया। तो ये काम है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का। अनुकंपी, ये अनुकंपी का काम है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उसका काम है। और अनुकंपी और परानुकंपी दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेगेटिव कार्य इसमें शामिल होते हैं साथियों। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो, परानुकंपी और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को। चलिए, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन के लिए सही है। एक, हाइपोथैलेमस से स्रावित एक निरोधी हार्मोन। दूसरा, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित वर्दी हार्मोन के स्राव का रोधक है, यानी कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है लेकिन पीयूष ग्रंथि से जो वर्दिकारी हार्मोन स्रावित होता है उसका विरोध करता है। उपरोक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। सोमेनोस्टेटिन हार्मोन जो है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है, एक निरोधी हार्मोन है। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित वर्दी हार्मोन के स्राव का विरोध करता है। ऑक्सीटोसिन व वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन कौन सा होता है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद हमने इसके ऊपर बात की थी। ऑक्सीटोसिन व वेसोप्रेसिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संश्लेषण यानी इनको बनाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बनाने का जो कार्य है वो किया जाता है साथियों, आपका जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यानी एडीएच हार्मोन को बनाने का कार्य हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्च भाग है, या हम बोल सकते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, इनका संग्रह, संग्रहण व स्राव करती, संग्रह व स्राव करती, यानी कि ये बनते कहाँ है? संश्लेषण इनका कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन इनका स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा इन्हें स्रावित किया जाता है। तो आमतौर पे हम यही मान लेते हैं कि ये जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन एडीएच हार्मोन है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा, हम लोग यही मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में बनाता कौन है? संश्लेषण इसका हाइपोथैलेमस करता है, और इसको संग्रह करके इसका स्राव करने का जो कार्य है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ संश्लेषण हमें पूछा है, तो हाइपोथैलेमस इस प्रश्न का सीधा सीधा आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका भी ले सकते हो। अगला प्रश्न है असंगत युग्म छांटिए। पहला है एडीएच, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, अभी हमने पढ़ा था। वर्क नलिका में जल अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है,
फिर है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन से संबंधित है, दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करता है, ये भी ठीक है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें लिखा है मादा में प्रोजेस्टेरोन व नरों में एंड्रोजन स्राव को प्रेरित करता है। और डी है आपका ऑप्शन या चौथा ऑप्शन है STH यानी सोमेटोट्रोपिक ट्रोपिन हार्मोन। STH का मतलब सोमेनोट्रोपिन हार्मोन, ये इसकी कमी से वयस्कों में सिमन रोग हो जाता है। सिमन रोग की बात करें तो ये कौन सा होता है? समय से पहले वृद्ध हो जाना, समय से पहले वृद्ध हो जाना। वेस्कोम नहीं है, वेस्को, वयस्को, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है ना। तो STH हार्मोन के लिए भी ठीक है। यहाँ जो समस्या है वो ऑप्शन नंबर 3 में है। क्यों? देखिए, मादा में प्रोजेस्टेरोन व नरों में एंड्रोजन स्राव को प्रेरित करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH हार्मोन बोलते हैं। LH बोलते हैं जिसको, L हार्मोन या LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ऐसा होता है। तो FSH से नहीं होता। FSH से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग यानी अंडाणु और शुक्राणु जनन को, अंडाणु और शुक्राणु जनन को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है FSH, जो कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी कि मादा में अंडाणु और नर में शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। ठीक है, लेकिन मादा में प्रोजेस्टेरोन और नरों में एंड्रोजन स्राव को प्रेरित करने वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, ये बिल्कुल असंगत है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं। मूत्र में कैल्शियम उत्सर्जन में वृद्धि का कार्य किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? पहला है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन, जिसको T3 हार्मोन भी कहते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन और मेलेटोनिन हार्मोन। देखिए, यहाँ जो आपका आंसर बनेगा मूत्र में कैल्शियम उत्सर्जन, तो ये तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन अपना है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम से संबंधित, स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम है यहाँ पे और यह कैल्सिटोनिन है ना, जोड़ के आप याद कर सकते हो। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित। और थायराइड ग्रंथि ये है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसी से ये स्रावित होता है और इसका काम क्या है? तो मूत्र में कैल्शियम उत्सर्जन में वृद्धि करने का कार्य ये है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को अपन T4 हार्मोन भी बोलते हैं, इसको T4 हार्मोन भी, T4, और इसको T3 हार्मोन, ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन T3 और टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन T4 हार्मोन कहलाता है। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी आपकी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि ही है। अब बात करें मेलेटोनिन हार्मोन की, तो ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा, पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। दैनिक लय के लिए, दैनिक लय का नियंत्रण इसके द्वारा होता है, जैसे सुबह समय पर उठना, है ना, सारे काम समय वगैरह पे करना, ये दैनिक लय का हार्मोन है मेलेटोनिन हार्मोन। पीनियल जो ग्लैंड है इसको लैंगिक जैविक घड़ी, लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसे तीसरी आंख
तीसरी आंख भी कहा जाता है। इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। मस्तिष्क की रेत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसी के सारे नाम हैं। थोड़े से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। इसे तीसरी आंख, लैंगिक जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेत, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि के लिए असत्य है, असत्य ढूंढना है। इसे पराउटू ग्रंथि भी कहते हैं, सही है। आउटू ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को। पराउटू ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि को। यह संख्या में 4 जोड़ी होती है। इससे स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित होता है। और पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पैरा पैरा हार्मोन हार्मोन से की कमी से टिटेनी रोग होता है। टिटेनी रोग होता है। ये भी आप नोट डाउन जो वो कर सकते हो। पैराथार्मोन हार्मोन इसकी कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में प्रतिरक्षा कम होती है, इसके पीछे कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल या अधिवृक्क ग्रंथि? तो देखिए, प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है, इसका रीजन है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था आपको कि बच्चों में ये विकसित होती है, उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या होती है? लुप्त होती जाती है और वृद्धावस्था में बिल्कुल एक प्रकार से लुप्त सी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो थाइमस ग्रंथि है, ये टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन करने का कार्य करती है। हमने पढ़ा था उसमें, है ना? तो टी लिम्फोसाइट का परिवर्धन करने का कार्य थाइमस ग्रंथि करती है। टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो वो अगर ये थाइमस ग्रंथि उसको परिवर्धित नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी वृद्ध व्यक्तियों में। इसीलिए वृद्ध व्यक्तियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम होती है। और जो थाइमस ग्रंथि है उससे थाइमोसिस नामक हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थाइमोसिस नामक हार्मोन भी यहाँ स्रावित होता है। तो थाइमस ग्रंथि की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, थाइमोसिस हार्मोन इससे स्रावित होता है। आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्न में सत्य कथन है। पहला, एड्रिनलिन हार्मोन करो या मरो हार्मोन है। एड्रिनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। ठीक है, होता है। इसे करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन के नाम से भी एड्रिनलिन हार्मोन को जाना जाता है, एपिनेफ्रिन। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि, बिल्कुल ठीक बात है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जो बहिस्रावी भी हो और अंतःस्रावी भी हो। अग्नाशय ग्रंथि बहिस्रावी के रूप में विभिन्न अग्नाशय रस स्रावित करती है, जिसमें एंजाइम वगैरह होते हैं। अग्नाशय रस छोटी आंत में जाके भोजन पाचन का कार्य करता है। ठीक है, और आंतरिक रूप से अंतःस्रावी के रूप में ग्लूके अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाओं द्वारा विभिन्न हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकेगोन वगैरह, सोमेटोस्टेटिन वगैरह। तो एक व दो दोनों यहाँ पर सही आपके कथन है। सत्य कथन पूछा था, दोनों ही ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अग्नाशय ग्रंथि की डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। हाँ जी, अग्नाशय ग्रंथि की डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि में ग्लूकेगोन स्रावित होता है अल्फा कोशिका। यहाँ गय है ना, गय, गय को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं,
तो ये अल्फा कोशिकाओं द्वारा, अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित। ठीक है, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, यही इसका आंसर रहेगा। और डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, इसका काम क्या है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का यहाँ काम क्या है? ये एक, हम जानते हैं, निरोधी हार्मोन है। ये यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकेगोन के स्राव का विरोध करता है, यानी इंसुलिन और ग्लूकेगोन के स्राव का क्या करता है? विरोध करता है। कौन? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पूछा गया है ये प्रश्न साथियों, याद रखिएगा कि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है ना, यहाँ इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम होता है इंसुलिन का, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ठीक है, इंसुलिन बदलता है। और ग्लूकेगोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ग्लूकेगोन और इंसुलिन। इसीलिए इन दोनों की मात्रा सही रूप से स्रावित होना जरूरी है ना। इंसुलिन जो ग्लूकोज है, शर्करा है, उसको ग्लाइकोजन में बदल देती है। तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग जो है वो होता है। ठीक है, तो दोनों ही हार्मोन सही मात्रा में, इंसुलिन और ग्लूकेगोन स्रावित होने जरूरी है, नहीं तो समस्या होती है। अगला प्रश्न देखिए, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्रावित किया जाता है हृदय से, वृक्क या किडनी के द्वारा, अंडाशय से या वृषण से। देखिए, अंडाशय और वृषण को हम लोग जनन तंत्र वाले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ उसके प्रश्न मैंने शामिल नहीं किए हैं। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है किडनी के द्वारा साथियों। ठीक है, और ये आरबीसी निर्माण को प्रेरित करता है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। किसके द्वारा? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा आपका किडनी। कहाँ से स्रावित होता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा ये स्रावित होता है, द्वारा। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कौन? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इसका काम क्या है? आरबीसी निर्माण को प्रेरित करना, आरबीसी निर्माण को प्रेरित करना। ठीक है, ये इसका काम है। बात करें जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं की, तो यहाँ से रेनिन भी स्रावित होता है। कौन स्रावित होता है? रेनिन भी स्रावित होता है, जो क्या काम करता है? ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को बढ़ाता है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन जीएफआर को बढ़ाता है। ठीक है, जीएफआर, जीएफआर यानी ग्लो, जीएफआर, हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर को बढ़ाता है किडनी में। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है साथियों, चलिए। पादपों में वृद्धि अवरोध हार्मोन है, पादपों में वृद्धि अवरोध हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन ये वृद्धि हार्मोन है पादपों में। ठीक है, वृद्धि का विरोध करने वाला हार्मोन केवल एक ही है, और वो है एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन यही हो जाएगा। याद रखिएगा
क्योंकि जितने अपन लगभग हार्मोन पढ़ते हैं सारे पादपों में वृद्धि कारक हार्मोन है, लेकिन एब्सिसिक एसिड एक जो है वो ऐसा ज्ञात हार्मोन है जो पादपों में वृद्धि को रोकता है या अवरोधक हार्मोन है। सर्वप्रथम खोजा गया पादप हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले जो पादप हार्मोन खोजा गया था वो है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला, निम्न में से सही सुमेलित है। ए, साइटोकाइनिन का क्या काम है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। दूसरा, एथिलीन, है ना, एथिलीन, एथिलीन फलों को पकाने में सहायक है, ये एक गैसीय हार्मोन है, ये भी सही बात है। ऑक्सिन हेज मेकिंग में सहायक। हेज मेकिंग क्या होता है? हम देखते हैं कि जो पार्क होते हैं उनके चारों तरफ देखो ऐसे छोटे छोटे पौधों की ऐसी बाड़ सी बनी होती है, ऐसे एक दूसरे से गुथे होते हैं वो आपस में, ऐसे ना बाड़ सी बनी होती है उनके आपस में, ऐसे गुथे रहते चारों तरफ पूरे, है ना, इसी प्रकार के। और बीच में हरी हरी घास होती है। तो ये जो बाड़ बनाते हैं अपन घास के माध्यम से, उसको हेज वाला जो पौधा है उसको बोला जाता है। और हेज मेकिंग में ऑक्सीन का ही उपयोग करते हैं, कि ऑक्सीन जो है वो जो कोपल होती है कच्ची कच्ची पौधों की उसमें पाया जाता है वहाँ, और वहाँ उसमें वृद्धि के लिए ऑक्सीन हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, ऑक्सीन हार्मोन वहाँ वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो हेज मेकिंग में ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सहायक है। तो यहाँ सारे कथन बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब प्यारे साथियों, ये आपके प्रश्न थे नियंत्रण और समन्वय से संबंधित टॉपिक के। प्रश्न आपको जरूर से जरूर पसंद आए होंगे। ऐसे ही और भी प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहूंगा। आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और तैयारी का बेस्ट तरीका अभी यही है कि आप जी जान से मेहनत कीजिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा पढ़िए, आप डिटेल से पढ़िए, उसके बाद में आप लोग जो वो टेस्ट दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 तारीख को ही आप टेस्ट दो। 15 तारीख को मैं टेस्ट लूँगा, ये सही बात है, लेकिन जो बच्चा 15 को नहीं देना चाहता वो 15 के बाद कभी भी टेस्ट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि 15 लास्ट डेट है कि 15 के बाद दे ही नहीं सकते ना। 5 टेस्ट हैं, पहला टेस्ट 15 तारीख को है, उसके बाद में अगर 15 को नहीं दिया आपने तो 16, 17, 18 आप एग्जाम से पहले कभी भी दे सकते हो। एक बार टेस्ट को दे सकते हो, 4-5 दिन बाद में अनलिमिटेड ऑप्शन भी कर देंगे उसमें अटेम्प्ट के, ठीक है, सॉल्यूशंस आप उसमें देख सकते हो। तो प्री ग्रेड थर्ड में आपको ज़रूर से ज़रूर जुड़ना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से पेपर दिए जाएंगे सारे के सारे, बिल्कुल आपके जो आपके एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसको देख करके, कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स का तरीका देख करके कुछ उसी प्रकार की एक कोशिश की जाएगी। आप लोगों के साथ पेपर को साझा किया जाएगा, किस प्रकार से पेपर करना है, और आपका भी उसमें अभ्यास होगा कि भाई किस प्रकार से हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जो प्रश्न नहीं आए उसको किस प्रकार से छोड़ना है। ये नहीं करना है रीट की तरह कि सारे प्रश्न करने, नहीं, सारे प्रश्न तो करने ही नहीं, बिल्कुल नहीं करने हैं। कोई ना कोई प्रश्न तो ऐसा होगा जिसमें हम अटकेंगे। बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, तो वहीं प्रश्न को छोड़ दो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो नेगेटिव में लेके चला जाएगा। स्थिति ऐसी है कि नहीं, मुझे तो इस प्रश्न का आंसर करना ही है, नहीं तो मेरे नंबर बहुत ही कम रह जाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो फिर आपको करना यह है कि जो आपके दिमाग में पहली बार है, जैसे 2 ऑप्शन में कभी कभी हम फंस जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं आता उसको तो करना ही नहीं है। लेकिन जैसे 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में हम अटक गए कि यार 2 ऑप्शन है, इनमें कौन सा होगा, ये समस्या है। तब क्या करना है? तब करना यह है कि जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए उसी को आप टिक कर दो। 90% वही सही जाता है, बाद में सोच करके टिक करते हो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें। अगले वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमसे प्री रीड के माध्यम से ज़रूर जुड़िएगा, निश्चित ही आपको उसमें सफलता और फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।